हमारी लास्ट वीडियो में हमने 3D वीडियो एडिटिंग के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने नल लेयर के बारे में भी थोड़ा सा बताया था और आपसे हमने पूछा था कि अगर आपको नल लेयर के बारे में और जाना है तो कमेंट्स कर दीजिए। और लिटरली आप लोगों ने कमेंट्स की तो बारिश कर दी और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद आ चुकी है नल लेयर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, जिसके अंदर ना सिर्फ हम नल लेयर को अच्छे से समझेंगे बल्कि हम इससे काफी सारे यूजफुल इफेक्ट्स भी बनाएंगे। नल लेयर एक इनविजिबल लेयर है जो कि खुद तो स्क्रीन पर नजर नहीं आती, लेकिन आपके हर 3D इफेक्ट के पीछे इसका ही हाथ होता है। सोचो, बिना दिखाई देने वाली ये लेयर बाकी सब लेयर्स को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि कोई पपेट मास्टर अपनी कठपुतलियों को नचा रहा हो। ये छोटी सी लेयर आपके एडिट्स में बड़ी जान डाल देती है। नल लेयर आखिर क्या है? अलाइट मोशन के अंदर ये एक खास लेयर है जो कि खुद तो विजिबल नहीं होती, लेकिन ये एक इनविजिबल कंट्रोलर के जैसे काम करती है। अब बातें तो बहुत हो गई, कुछ कमाल के ट्रांजिशंस और कमाल के मोशन ग्राफिक इफेक्ट बनाते हैं नल लेयर का यूज करके। तो चलो चलते हैं अलाइट मोशन के अंदर। हम आ चुके हैं अपने आईपैड के अंदर और अब हम जाएंगे अपने अलाइट मोशन के अंदर और अलाइट मोशन को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट टू स्क्रैच कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपने यहाँ पे अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। अब सॉफ्टवेयर में आने के बाद अब हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐड करके उसको नल लेयर के साथ कंट्रोल करेंगे और नल लेयर के साथ एक इफेक्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चल जाते हैं अपने शेप्स के अंदर और शेप्स के अंदर आपके पास बहुत सारे शेप्स आते हैं, या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके अगर आप मोबाइल में प्लस पे क्लिक करके नल लेयर को ऐड कर दें, ये हमारी नल लेयर आ चुकी है और इस नल लेयर को आप देख सकते हैं सेंटर में एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। इनके अगर आप देखें तो सेंटर में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है और कोई भी एक्शन आप ले लें तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक इनविजिबल लेयर होती है, जैसे कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको Z एक्सिस की वैल्यू को छेड़ूंगा या फिर X को छेड़ूंगा या कुछ भी करूंगा तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होने वाला। सिर्फ आपको वो बॉक्स जो है, जिसको हम क्रॉस हेयर भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, तो वो मूव होता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ वीडियो में दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब सर्कल को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोक देता हूँ और यहाँ पे रोकने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक हम कलर एंड फिल के अंदर जाके यहाँ पर हम ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल कर लेता हूँ और यहाँ पे रेडियल करने के बाद इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ और सेकंड कलर मैं इसके अंदर ब्लैक कर देता हूँ। अब ये काफी अच्छा सा एक बॉल दिख रहा है। अब इसको हम अपनी पूरी टाइमलाइन पे बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक चाहूँ तो एक टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, एक इमेज भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि नल लेयर लिख लेते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। नल लेयर लिख लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे हम फॉन्ट भी अपना चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट चेंज कर लेने के बाद आप इसका कलर चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा कर लेने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसी तरह से इसकी लेयर को भी हम पूरी टाइमलाइन पे बराबर कर लेते हैं। अब लेयर को टाइमलाइन पे बराबर करने के बाद मीडिया में जाएंगे और मीडिया में जाने के बाद हम कोई भी एक इमेज यहाँ से हम ले लेते हैं। लेट्स से ये प्लांट का इमेज मैं ले लेता हूँ और इस प्लांट के इमेज को हम थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, इनके छोटा करके यहाँ पे हम साइड में लगा देते हैं। अब मानो पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद अब मानो कि तीनों को मुझे मूव करना है, तो तीनों को मुझे अलग अलग की फ्रेम देने पड़ेंगे अगर मैं नल लेयर को एक्टिव नहीं करता। तो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में इजीली आ जाए। तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। पहले मैं इस प्लांट को क्लिक करता हूँ और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद फिर मैं इसको एक की फ्रेम दे दूंगा, तो ये जिस तरह से इसको मूव करूंगा ये मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, स्टार्टिंग में एक प्लस करते हैं की फ्रेम और इसी तरह से कुछ सेकंड के बाद या फिर लास्ट में जाके हम इसको बाहर लेके आएंगे। स्टार्टिंग में हम इसको नीचे हाइड कर देते हैं और इसी तरह से दूसरी लेयर जो टेक्स्ट वाली है उसके ऊपर भी एक की फ्रेम लगा के इसको हम नीचे की तरफ हाइड कर देते हैं और तीसरी लेयर यानी कि सर्कल वाली को भी क्लिक करके की फ्रेम देके नीचे की तरफ कर देते हैं। तो आपने देखा अभी तक हमने 3 की फ्रेम हमने लगा दिए और अब इसी तरह से थोड़ा सा और डिस्टेंस पे जाने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक और की फ्रेम देंगे और इस की फ्रेम के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने जो ऑब्जेक्ट्स थे उसको वापसी स्क्रीन के अंदर लेकर ऊपर की तरफ आएंगे। अब दोबारा से नल लेयर का टेक्स्ट भी ऊपर लेके आ रहा हूँ और अब हम प्लांट को भी लेकर ऊपर की तरफ वापस आएंगे। तो अब आपने देखा अब तक हम इन तीनों लेयर्स के ऊपर 6 की फ्रेम्स दे चुके हैं, यानी कि ईच लेयर पे हमने 2 की फ्रेम दिए हैं। तो अब अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिससे ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो इसको अंदर हम दोबारा ग्राफ लगा देते हैं स्मूथ करने के लिए और हर एक लेयर के ऊपर हम अलग अलग ग्राफ देंगे। तो अब आप अगर काउंट करेंगे तो मैंने 6 की फ्रेम दिए और ऑलमोस्ट 3 जो ग्राफ हैं इनको मैंने एडजस्ट किया, तब जाके ये वाला हमारा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके अंदर नल लेयर हमने एक्टिव की होती तो ये सब करना नहीं पड़ता। देखें कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बना है, लेकिन इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें 6 की फ्रेम और 3 ग्राफ देने पड़े। लेकिन यहीं पर अगर हमने नल लेयर पे किया होता तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अब हम क्या करते हैं,
हैं कि इन सारे की फ्रेम्स को वन बाय वन करके मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि यही इफेक्ट मैं आपको सेम नल लेयर के साथ बना के दिखाता। अब पहले मैं नल लेयर को ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ये सिर्फ यूनिफॉर्म करने के लिए होता है। नल लेयर को आप कहीं भी रख दें, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नल लेयर ऊपर हो, नीचे हो, सेंटर में हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ इसको यूनिफॉर्म करता हूँ अपने इफेक्ट्स को, तो इसलिए मैं हमेशा नल लेयर को उन लेयर्स के टॉप पे रखता हूँ जिनके साथ मैं उसको मैनेज करने वाला होता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी की फ्रेम एक्टिव नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ मैं नल लेयर को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं अपनी सारी लेयर्स को वन बाय वन करके नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने का तरीका सिंपल है, आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें, ऊपर ये जो आप देख रहे हैं आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप इनको क्लिक करें और यहाँ पे आपको नल लेयर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नल लेयर 1 आपको मिल रहा है। ठीक है, आप इसको नल L1 पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसके साथ सिलेक्ट हो चुकी ये हमारी प्लांट वाली इमेज। अब हम नल लेयर को क्लिक करके अगर मूव करते हैं तो सिर्फ प्लांट मूव हो रहा है, ना कि टेक्स्ट मूव हो रहा है, ना सर्कल, क्योंकि हमने उनको कनेक्ट ही नहीं किया। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली लेयर को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं ऊपर दोबारा से बॉक्सेस में जाके वहाँ पे नल 1 पे जाके क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारी नल लेयर का नाम यही है। अब अगर हम नल लेयर को क्लिक करते हैं और यहाँ पे मूव करता हूँ तो प्लांट और टेक्स्ट हमारे दोनों मूव हो रहे हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, लेकिन सर्कल कनेक्टेड नहीं है। अब हम दोबारा से सर्कल पे जाएंगे और सर्कल को क्लिक करेंगे, वहां से नल लेयर 1 पे हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब अगर हम नल लेयर को मूव करते हैं तो हमारे तीनों चीजें एक साथ मूव होंगी, यानी कि तीनों की तीनों कनेक्टेड है। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं और इन सबको हम एक साथ नीचे कर देते हैं। और अब आगे जाने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे पहले हमने किया था, एक और की फ्रेम देते हैं और इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 ही की फ्रेम दिए हैं और सेंटर में हम एक ग्राफ ऐड कर देते हैं बस। यानी कि पहले हमने 6 की फ्रेम और 3 ग्राफ देकर जो इफेक्ट बनाया था, वही सेम इफेक्ट अब हम सिर्फ 2 की फ्रेम और एक ग्राफ देने के बाद हमने अचीव कर लिया। दैट्स मीन कि हमारी इसमें काफी सारी जो है वो टाइम और चीजें बचती हैं और हमारा इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज नल लेयर इन योर अलाइट मोशन। अब अलाइट मोशन के अंदर नल लेयर को समझ लेने के बाद अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पिवट पॉइंट्स और रोटेशन के ऊपर। अभी अगर आप देखें तो मैं रोटेशन पे आ जाता हूँ और मैं रोटेट करता हूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, लेयर्स है, सारी सेंटर से मूव हो रही है। अगर आप देखें तो हमारा जो सर्कल है वो एक किनारे पर है, प्लांट एक किनारे पर है, क्योंकि सेंटर में हमारा जो बॉक्स है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में है नल लेयर वाला, तो इसलिए। लेकिन अगर यही बॉक्स हमारा सेंटर में ना होता, किसी एज पे होता, तो ये रिजल्ट हमारे जो रोटेशन के हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। लेकिन पहले आप एक दफा इसको रोटेशन को देख लें कि मूव किस तरह हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्लांट है वो एक जगह पे रहे और हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारा सर्कल है वो मूव करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी नल लेयर को एक किनारे में लेके जाएंगे, इनके इस बॉक्स को। लेकिन ऐसे टच करने से बॉक्स किनारे में नहीं जाएगा, आप जितना मर्जी ट्राई कर लें। उसके लिए जितनी भी लेयर्स आपने कनेक्ट की थी इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तरीका वही है, आप लेयर्स पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करके नन कर देंगे, जैसे पहले आपने नल लेयर को सिलेक्ट किया था। अब हमारी नल लेयर आजाद हो गई है, इनके खाली है। अब नल लेयर के अंदर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस बॉक्स को हम कहीं पर भी हम लेके जा सकते हैं। लाइक मैंने इसको प्लांट पे किया हुआ है और याद रखिएगा पहले वाले की फ्रेम्स अभी तक इस पे लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से सारी लेयर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और नल लेयर के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन अब की बार उसका पिवट पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब अगर हम इसको मूव भी करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो रोटेशन है, मूवमेंट है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि पहले नीचे से ऊपर सीधा सीधा आ रहा था, क्योंकि उसका पिवट पॉइंट चेंज हो गया। अब इसी के साथ अगर हम इसको क्लिक करते हैं नल लेयर को और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रोटेशन में जाते हैं, तो अब अगर मैं इसका पहले थोड़ा सा साइज भी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अगर मैं रोटेशन में देखें इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारा प्लांट के ऊपर ही सारा रोटेशन आ रहा है, यानी कि मैं चाह रहा था प्लांट मेरे एक जगह पे रुके, वैसा ही हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं आपको समझाने के लिए, इसको मैं सेंटर में लेकर आता हूँ और अब अगर मैं इसके ऊपर रोटेशन डालता हूँ तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। पहले हमारी टेक्स्ट लेयर जो थी वो सेंटर में थी और हमारा प्लांट और हमारा जो सर्कल है वो घूम रहा था, लेकिन अब हमारा प्लांट सेंटर में है और हमारा टेक्स्ट और हमारा सर्कल घूम रहा है, जैसे कि आप दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन देख रहे होंगे। तो ये होता है इसके पिवट पॉइंट को चेंज करना, जिससे आप रोटेशन में भी काफी ज्यादा फायदा लेते हो और अलग अलग प्रकार के आप इसके अंदर इफेक्ट्स को बना सकते हो। अब मैंने इसको बिल्कुल बैक कर दिया है। आई होप आपको रोटेशन पिवट पॉइंट्स भी समझ में आ चुके होंगे और ये बहुत सारे इफेक्ट्स को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा काम आता है। अभी आप देखें मैंने दोबारा से वापसी कर दिया। अब मैं इसको रोटेशन दे रहा हूं तो अब हमारा सेंटर पॉइंट जो है वो टेक्स्ट है, तो इसलिए जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये टेक्स्ट के अराउंड जो है रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन पहले ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था। अब अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आ रहा हूं तो अब देखिए बिल्कुल सेंटर से ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पिवट पॉइंट सेंटर में आ गया। पहले इसका पिवट पॉइंट जो है वो एक किनारे में कर दिया था हमने, तो ये उसके हिसाब से मूव कर रहा था। दिस इज हाउ कि आपका पिवट पॉइंट नल लेयर से वर्क करता है। अब इसके बाद सिर्फ इतना
ही नहीं, आप पिवट पॉइंट के थ्रू आप किस तरह से स्केल कर सकते हैं चीजों को, वो भी हम इसके अंदर समझ लेते हैं। तो पहले मैं ये सब चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर दोबारा से नल लेयर के अंदर जाएंगे, एक नया नल लेयर लेकर आते हैं और यहाँ पर अभी किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक शेप लेकर आएंगे और शेप के अंदर जाके एक हम यहाँ से ये वाला शेप ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन पहले हम नल लेयर को एडजस्ट करेंगे और इसको हम बिल्कुल सेंटर में लेके जाते हैं नल लेयर के। एक मरतबा फिर से आपको रोटेशन भी दिखा दूंगा दोबारा से। और अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया नल लेयर 1 के साथ। और अब अगर मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ नल लेयर के और यहाँ पे रोटेशन देता हूँ तो देखें ये बॉक्स हमारा सेंटर से रोटेट हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद और नल लेयर को इसके एज पे लेकर जाता हूँ, ठीक है, नल लेयर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके बॉक्स को मैं इसके एज पे लेके जाता हूँ। तो पहले ये सेंटर से मूव हो रहा था, अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो ये अब एक अपने एज से मूव होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से रोटेशन देता हूँ तो आप इससे बहुत अलग अलग तरीके के जो है वो एनिमेशंस बना सकते हैं। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख रहे होंगे बिफोर एंड आफ्टर का, तो ये बहुत ही कमाल लग रहा है। अब इसके बाद हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे साइज है, अगर मैं साइज एक किनारे पे रखकर मैं इसका स्केल कम ज्यादा करता हूँ तो हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं स्केल को अनलिंक कर देता हूँ, मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो विड्थ बढ़ेगी, अगर मैं इसका जो हाइट है वो बढ़ाता हूँ तो हाइट बढ़ेगी। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इससे क्या करना है, किस चीज का साइज बढ़ाना है या कम करना है। अगर आप किसी भी चीज की विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये विड्थ बढ़ रही है। अब अगर मैं इसका यहाँ से विड्थ बढ़ाने के बजाय मैं इसका हाइट बढ़ाऊंगा तो इसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो इसका पिवट पॉइंट से ये भी बेनिफिट होता है, ठीक है। आप पिवट पॉइंट के थ्रू नल लेयर के साथ आप ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक लिमिट में रह के करेंगे तो डिजाइन अच्छा बनेगा और लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड करने की ट्राई करेंगे तो डिजाइन खराब भी हो सकता है। तो टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका हमारा बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकडाउन था। अब ये कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर एक इफेक्ट बना लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने लाइट मोशन के अंदर। दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। नया प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने एक इफेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि एक फेक कैमरा होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना कैमरे को ऐड किया आप कैमरा कैसे बना सकते हैं। तो एक सर्कल ले लिया मैंने, इस सर्कल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप फिल एंड कलर्स के अंदर जाकर फिल एंड शेडोज के अंदर कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन हम बड़ी कर लेते हैं, यानी कि इसका जो एनिमेशन साइज होगा वो हम ज्यादा कर लेते हैं, ड्यूरेशन हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं इसको 6 सेकंड या 8 सेकंड तक रख लेता हूँ, ठीक है। 8 सेकंड यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक और बैकग्राउंड लेंगे जो कि हम एक स्क्वायर में लेंगे और इसको बैकग्राउंड के तौर पे यूज करेंगे। पहले इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा कर लेने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, अपनी टाइमलाइन पे एडजस्ट भी कर लेते हैं इसकी लेयर की, और साथ ही में इसको हम बैकग्राउंड में लेके जाते हैं। तो बैकग्राउंड में हम उसको जब लेयर को नीचे कर देते हैं वो बैकग्राउंड में चला गया। लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये लेयर बराबर हो गई। अब ये हमारा इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम कलर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे और वहां पे जाके इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि हमारा जो येलो है ये अच्छे से प्रोमिनेंट हो सके, दिख सके। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ये बच्चों की पॉडकास्ट की वीडियोस हैं, मैं इनको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ और इसके साथ मैं कुछ एक इफेक्ट क्रिएट करने की ट्राई करूंगा। अब आप देख सकते हैं ये सारी जो लेयर्स हैं काफी ज्यादा बड़ी हैं और बीच में एक लेयर जो है वो काफी छोटी है बच्चे की पॉडकास्ट की। तो हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लेयर्स को हम यहाँ से कट आउट कर देंगे। तो देखें ये हमने सारा कट आउट करना शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में एक लेयर छोटी है। तो हम एक काम करते हैं, ये सारी लेयर्स को उतना ही कर देते हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो सर्कल और जो हमारे जो भी शेप्स वगैरह उन सबको भी हम छोटा कर लेते हैं। अब ये कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में आने के बाद अब हम यहाँ पर एक एक जो लेयर है इसको अलग अलग इंडिविजुअल सिलेक्ट करके एनिमेशन देंगे। लेकिन अगर इस तरह से एनिमेशन देंगे तो पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले हम सबको हाइड करेंगे, ठीक है। जो सबसे पीछे लेयर है पहले हम उसको सेटअप करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम एक कंपोजिशन भी बनाएंगे। कंपोजिशन क्या होता है कि आप अपना एक फ्रेम को सेटअप करते हो। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड कर रहे हैं और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ वेलकम, ठीक है। और वेलकम लिखने के बाद हमारे पास वेलकम टेक्स्ट आ चुका है। आप इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका साइज चेंज करना चाहें साइज चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लेयर्स जमा हो गई, जैसे कि 2 हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं, 4 से 5 हमारे पास यहाँ पे वीडियोस हैं और एक हमने टेक्स्ट लेयर भी लगा दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इनको अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप की फ्रेम देते हैं तो काफी ज्यादा मेहनत लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है और इसके बाद हम टेक्स्ट की लेयर को भी सेटअप करेंगे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक एक चीज को की फ्रेम देते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे की फ्रेम नहीं देंगे बल्कि हम सिर्फ चीजों को अलाइन करेंगे, ठीक है। तो अलाइनमेंट करने के बाद की फ्रेम हम एनिमेशन लास्ट में देंगे जो कि हम अपने नल लेयर पे देंगे तो ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी बाकी लेयर्स हैं, ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे एक नल लेयर को भी ऐड कर देते हैं और नल लेयर को हम अपनी पूरी टाइमलाइन के ऊपर बड़ा कर देते हैं और इसी के
के साथ अभी हम सारी लेयर्स को जो है 1 बाय 1 करके नल लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। इन बॉक्सेस को क्लिक करते हैं और नल लेयर 1 पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सारे जो लेयर्स हैं वो हमारे नल लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इसका तरीका पहले बता चुका हूं मैं, इससे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी लेयर्स को हम नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारी यहाँ पे नल लेयर के साथ सारी कनेक्ट हो चुकी हैं। और अगर मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आता हूँ, साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ, तो साइज भी कम ज्यादा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो भी हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं नल लेयर पे सारा होगा, ठीक है। एज यू नो हमने पहले बेसिक्स के अंदर ये सब चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम नल लेयर को तो बाद में छेड़ेंगे, पहले हमें ये सारी चीजें जो है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपनी कॉम्पोजिशन इनके एक फ्रेम सेट करना है, तो इन चीजों को अलाइन करेंगे। तो इस तरह से अलाइन करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगी। सारी लेयर्स को मैं हाइड कर देता हूँ और सिर्फ मैं पीछे जो हमारे शेप्स हैं उनको छोड़ देता हूँ। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक एक करके सारी लेयर्स को एडजस्ट करेंगे। पहले हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं और इस टेक्स्ट को हम इस सर्कल के अंदर एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो टेक्स्ट जो है वो इस सर्कल के अंदर रहे। तो पहले हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और साइज कम करने के बाद अब यहाँ पे इसको बीच में सेंटर में एडजस्ट भी कर लेते हैं। इसी के साथ अब इसकी Z वैल्यूज के साथ हम खेलेंगे, क्योंकि हमें फेक कैमरा इफेक्ट देना है। तो पहले हम जो पीछे का रेक्टेंगल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो Z एक्सिस की वैल्यू है उसको हम बिल्कुल कम कर देंगे। अब इसको ऑलमोस्ट हम 3000 पे हम कर देंगे, तो ये काफी ज्यादा छोटा हो गया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके स्केल के अंदर हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये हमें यहाँ पे दिखे। अब हमने पीछे वाले लेयर का हमने साइज बड़ा कर लिया है और इसके Z एक्सिस की वैल्यू 3000 है। अब कीप इन योर माइंड, अब हम इस सर्कल क्लिक करते हैं और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू जो है वो 2500 रखेंगे, यानी कि पीछे वाले लेयर से 500 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में Z एक्सिस की वैल्यू के अंदर। तो अब हम यहाँ से 2500 कर देंगे, या फिर हम इसको 3000 भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं इसके अंदर। तो हम इसको पहले बैकग्राउंड वाली को सेटअप करते हैं। अब हम सर्कल वाली में आते हैं और सर्कल वाली के अंदर इसको 2500 पे हम सेटअप कर देंगे। और इसी की तरह हम इसका साइज जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा कर लेने के बाद अब हम अपने टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के अंदर भी हम 2500 देंगे, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड लेयर के हमें बराबर में ही चाहिए। इसको कुछ बहुत ज्यादा फर्क हम नहीं देना चाह रहे। तो इसका साइज जो है हम अपने सर्कल का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब हम ऊपर की लेयर को जो बच्चे वाली है इसको हम क्लिक करके ऑन कर लेते हैं और ये देखें थोड़ा सा ये अभी फेड हो रही है। तो कोई नहीं, इसका जितना भी पार्ट जो है फेड हो रहा है उसको हम कट कर लेते हैं और लेयर को हम दोबारा बैक टू नॉर्मल कर देंगे। तो लेयर को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बच्चे की लेयर है इस लेयर को भी हम साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका स्केल काफी ज्यादा बड़ा है। इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी लेयर बिल्कुल लास्ट में जाएगी, टेक्स्ट के बिल्कुल आगे आएगी। तो इसको हम Z एक्सिस की वैल्यू के अंदर 2000 कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो 2500 पे रखा हुआ है। अब इसका साइज भी हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसी के साथ इसको एडजस्ट करने के बाद अब हम इसकी ऊपर वाली लेयर को हम ऑन कर देंगे। अब इसकी ऊपर वाली लेयर को भी हम एडजस्ट करेंगे, ताकि ये हमारा इस तरह से एक पूरा इफेक्ट रेडी होना शुरू हो जाएगा। अब हमने ऊपर वाली लेयर को ऑन कर दिया है और अब इस लेयर के ऊपर भी हम सेम करते हैं। पहले तो हम इसका स्केल कम करेंगे। स्केल कम करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, Z एक्सिस की वैल्यू को हम 1500 करेंगे, क्योंकि पहली वाली लेयर जो है इससे पहले थी वो 2000 पर है। इसको एडजस्ट करते हैं और नीचे से इसका जो फ्लिप साइज है उसको हम एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं। तो ये हम अगर फ्लिप को एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो इसको यहाँ से फ्लिप ना करके हम यहाँ से इसको एक इफेक्ट दे देंगे फ्लिप वाला 3D के अंदर, तो वो काफी ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं छेड़ते बिल्कुल, इसको दोबारा से 0 कर देते हैं सबको। अब 0 कर लेने के बाद अब हम यहाँ से इसके अंदर इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट्स में एड इफेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं 3D फ्लिप लेयर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए हम सर्च के अंदर फ्लिप लेयर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास फ्लिप लेयर आ जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल सेटिंग्स के साथ ले लेते हैं और यहाँ से इसका जो एंगल है आप उसको छेड़ सकते हैं, एक्सिस को छेड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके एक्सिस को नहीं छेड़ना, मैं सिर्फ इसके एंगल को थोड़ा सा छेड़ूंगा और इसको हल्का सा साइड लुक दूंगा। तो इसका साइड प्रोफाइल बनाना है मुझे, मैं इसके एंगल को छेड़ता हूँ और इसके एंगल को हम एक्सिस को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो ये हमें अभी बिल्कुल सही लग रही है। तो इसका साइज भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये सेटअप हो जाने के बाद हम फ्लिप लेयर को थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ से आप साइज को और भी ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन की सेटिंग आप अपने डिजाइन के अनुसार रखेंगे। मेरा डिजाइन ऐसा है कि मुझे इसको सबको अलाइन करना है। अब इसके बाद ऊपर वाली लेयर को हम ऑन कर लेते हैं और इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। इसका साइज भी हम थोड़ा सा पहले छोटा कर लेंगे। Z एक्सिस की वैल्यू जो है इसकी हम 1200 करेंगे, पहले वाली की 1500 थी, अब इसकी 1200 है। ये हल्का सा उससे आगे होगा और इसको भी हम इफेक्ट में जाएंगे, वही फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट देंगे और इसके अंदर सिर्फ हम इसका एंगल इस दफा छेड़ेंगे और इसके एंगल को हम थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करते हैं। एक्सिस इसका 0 कर देते हैं, तो क्योंकि वो उतना अच्छा लगता नहीं है। तो इसका हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे इस तरह से फ्लिप, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा है। और इसी तरह से इसको हम एडजस्ट करके सेंटर वाली इमेज के राइट हैंड साइड पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। अब इसके बाद ऊपर वाली लेयर को हम दोबारा ऑन करेंगे और इसका भी हम Z एक्सिस की जो वैल्यू है उसको हम इस मर्तबा अराउंड 1000 कर लेते हैं और इसके साइज का साइज भी हम एडजस्ट करेंगे। इफेक्ट के अंदर जाएंगे, फ्लिप
फ्लिप लेयर का इफेक्ट लगाएंगे और यहाँ से इसका एंगल जो है वो हम दूसरी तरफ रोटेट करेंगे। एंगल रोटेट करने के बाद इसका जो साइज है उसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद वो जो पीछे लेयर है उसको थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, इसको कुछ इस तरीके से ये हम सेट कर लेते हैं। और ऊपर वाली लेयर हम एक और ऑन कर लेते हैं जो कि हमारी लास्ट और मेन लेयर होगी, और इस लेयर को हम बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं और इसका थोड़ा सा पहले साइज हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम इसको लगाना कुछ ऐसे तरीके से है कि पीछे कोई भी लेयर इसके हमें विजिबल ना हो। अब हमने इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया है और इसके अंदर भी चाहें तो आप जो है इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ग्लो वगैरह, दैट्स टोटली योर चॉइस। अब मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारी थोड़ी सी लेयर्स में प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पर, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं सारी लेयर्स को, इनके साइज को फिक्स करते हैं और साइज को फिक्स करके कुछ ऐसा कर लेते हैं। परफेक्ट। अब अगर हम स्टार्ट में आते हैं तो हमारी लेयर्स कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। ओके, और अब हम क्या करते हैं, इन सारी लेयर्स को हमने नल लेयर के साथ कनेक्ट किया हुआ था। अब अगर हम नल लेयर के ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे परफॉर्म करेगा। तो अभी आप देखिए मैं नल लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूं और नल लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ से जो इसकी Z एक्सिस की वैल्यू है उस पर एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देते हैं स्टार्टिंग के अंदर। और इसके बाद थोड़े से सेकंड्स आगे जाके ऑलमोस्ट अगर हम थोड़े से सेकंड आगे जाते हैं, 3 सेकंड, हाफ यानी कि सेंटर इसकी लेंथ की, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये बिल्कुल जूम इन होने लगेगा। तो अभी आपको ये ऐसा लग रहा होगा जैसे 3D कैमरा लग चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने 3D कैमरा इंस्टॉल नहीं किया। तो ये देखें बहुत ही कमाल का इफेक्ट लग रहा है। इस सारी लेयर्स को इस तरह से पास करते हुए ये जाएगा और ये हमारी लास्ट वाली लेयर भी पास करके ये टेक्स्ट पे आके रुकेगा। तो यहाँ पर अगर हम XY की वैल्यू से हम इसको सेंटर में लेकर आते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और यहाँ पर लाने के बाद हम स्टार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक हम ग्राफ भी ऐड कर देते हैं। और अब अगर इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैं इनके सारे के वॉल्यूम ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑडियो लगी हुई थी। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो एक कमाल का आपका 3D इफेक्ट बन चुका है। जैसे कि 3D कैमरा होता है, इसको 3D फेक कैमरा बोलते हैं, जो कि कैमरे के बिना इसका इफेक्ट बनाते हो आप। तो बहुत कमाल है। इसका थोड़ा सा की फ्रेम एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इस की फ्रेम को हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं और इसलिए ताकि बीच में हम इसका थोड़ा सा स्टैटिक पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा इससे आगे पोजीशन पे जाके एक और की फ्रेम यहाँ पे दे दूंगा ताकि यहाँ पे मूवमेंट इस बिटवीन इसकी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको एक की फ्रेम दे दिया और आगे बिल्कुल लास्ट में जाकर अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से Z एक्सिस की वैल्यू को छेड़ेंगे, उसको अब हम जूम आउट करेंगे। तो ये हमारा इफेक्ट कुछ इस तरीके बन चुका है। आपकी मर्जी है, आप जब जूम आउट करने लगते हो वहां पे चीजें आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से इफेक्ट को रेडी कर लिया है और अब इसके बीच में हम एक ग्राफ भी ऐड कर देते हैं। तो ये ग्राफ से हमने इसको स्मूथ कर दिया। अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट। ये एक बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट बन चुका है जो कि हमने नल लेयर की मदद से बनाया। और अगर यही सारे जूम अगर हमें देने पड़ते एक एक लेयर के ऊपर तो आप खुद सोचें कि कितनी मेहनत लग जाती और एक एक की फ्रेम देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे नल लेयर की हेल्प से हमने इतना प्यारा और एक इतना कूल इफेक्ट हमने बना लिया। अब ये हमारा कूल इफेक्ट तो रेडी है। अब बाकी आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। लाइक इसके ऊपर आप जो है इफेक्ट्स के अंदर जाके स्क्वीज का एनिमेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। आप इसके अंदर ग्लो देना चाहें ग्लो दे सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर स्क्वीज अगर डालता हूं तो हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं इस तरह से। आप इसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं और स्क्वीज वाला आप जो है 3 डॉट पे क्लिक करके एनिमेशन को कॉपी करके हर एक के ऊपर आप स्क्वीज का एनिमेशन दे सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा कि आपको ये किस तरह से करना है। 3 डॉट पे आपने क्लिक किया, कॉपी किया और हर एक लेयर पे जाने के बाद आप पेस्ट इफेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके सारे इफेक्ट जो है उसके ऊपर पेस्ट होने लगेंगे। तो अब अगर आप प्ले करते हो तो ये स्क्वीज इफेक्ट के साथ ही आपको ये प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो आई होप आपको ये वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा कमाल का लगा होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। हम आ चुके हैं अपने आईपैड के अंदर और अब हम जाते हैं लाइट मोशन के अंदर। आज हम बनाने वाले हैं एक टाइमलाइन का बहुत ही कमाल का इफेक्ट नल लेयर का यूज करते हुए। तो नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक कमाल का टाइमलाइन इफेक्ट बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे टाइम पीरियड्स यानी कि बहुत सारे साल उसके अंदर गुजरते हुए जा रहे हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मीडिया में जाते हैं और आप एक इमेज देख रहे हैं। इसको मैंने चैट जीपीटी से बनाया। अगर आप चैट जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी के अंदर मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें मैंने इसे कहा है कि एक ऐसी इमेज बना दो जिसके अंदर 2 बहन भाई एक बहुत बड़ी वॉर के अंदर जहाँ पे दूर से परमाणु विस्फोट हो रहा है वहां पे खड़े हैं। इसको मैंने डाउनलोड किया और हम आ जाते हैं अपने लाइट मोशन के अंदर और इसको प्लस पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन में ले आते हैं। फिट टू कंपोजिशन करते हैं ताकि हमारा स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए। अब थोड़ा सा हम इसको फ्रेम को थोड़ा सा दोनों अंगूठों से पिंच आउट करके थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आप इससे प्लस माइनस पे भी कर सकते हैं। फिट टू कंपोजिशन कर दिया। अब यहाँ पर हम अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं तकरीबन 6 सेकंड कर देता हूँ ताकि मेरी टाइमलाइन थोड़ी सी दिखने में बड़ी दिखे। अब ये कर लेने के बाद मैं यहाँ पे काफी सारे शेप्स को ऐड करने वाला
हूँ। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं शेप्स के अंदर, और शेप्स में जाने के बाद आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक सर्कल का शेप ले लेता हूँ, और इस सर्कल शेप को हम जाएंगे सीधा यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे इसका सबसे बड़ा पहले साइज हम बड़ा कर लेंगे, और साइज बड़ा कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, कलर एंड फील के अंदर इसका कलर हम माइनस कर देंगे, और यहाँ से हम चल जाते हैं स्ट्रोक के अंदर, और वहां से इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं, और स्ट्रोक ऑन करने के बाद इसका जो कलर है वो हम व्हाइट कर देंगे ताकि ये विजिबल हो। इसी के साथ आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं या कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसका जो स्ट्रोक है उसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं एज पे आकर इस लेयर को भी पूरा कर लेता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं सिलेक्ट करके, और डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और जो इनर सर्कल है उसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। अब ये कर लेने के बाद अभी हमारा रेडी हो चुका है। अपने यहाँ से फ्रेम को हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और आप लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस एंड माइनस जो जूम इन है इससे भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको पिंच इन या पिंच आउट करता हूँ, जैसे कि हम किसी भी इमेज को जूम इन या जूम आउट करते हैं किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। तो चलें, अब मैं यहाँ से शेप्स के अंदर एक मैंने लाइन ले ली है, और इस लाइन को इसके ऊपर एडजस्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसे एडजस्ट करने में दिक्कत आए तो आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एडजस्ट करने में मसला आ रहा है, तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इसका साइज कम ज्यादा करते हैं, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रोक के अंदर जाते हैं, और वहां से इसका जो बॉर्डर एंड शेडो के अंदर जाकर इसका स्ट्रोक कम कर देते हैं, वहां से इसका कलर भी व्हाइट कर लेते हैं, और जो हमारे आउटर और इनर सर्कल की जो विड्थ है लाइन की उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेते हैं। दोबारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसका साइज बढ़ा देते हैं। नाउ परफेक्ट, ये हमारा एक डिवाइडर लाइन लग चुकी है। अब इसकी लेयर की लेंथ बड़ा कर लेने के बाद अब हम दोबारा से इसको डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद अब इस लाइन को हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाएंगे, इसके बीच में हम अपना टेक्स्ट लगाएंगे, और वो सारे एयर्स हम यहाँ पे काउंट लिखेंगे जो भी हमें लिखने हैं। अब यहाँ पे रोटेशन के अंदर थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, और इस तरह से ये हमारा सेट हो गया। अब एक मरतबा फिर से इसको सेट कर लेने के बाद मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करूंगा। पहले हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और प्लस वाली लेयर्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, और इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। दोबारा से रोटेशन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेंगे। इसी तरह से हम ये सारे इफेक्ट्स लाइंस जो हैं इस सर्कल के अंदर बनाएंगे, और ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे लगाएंगे, ताकि हमारे जितने भी एयर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं तो वो एक टाइमलाइन का इफेक्ट क्रिएट करे, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर ये सारा प्रोसेस डन कर लेता हूँ। बाकी तरीकाकार यही होगा जो हम अभी कर रहे हैं। अब एज यू कैन सी कि हमारी सारी डिवाइडर लाइन लग चुकी हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जबकि मैं यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में जाकर और नल लेयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो नल लेयर पे मैं इजीली यहाँ पर एक की फ्रेम देके इसको पूरा मूव कर सकता हूँ। तो नल लेयर को हम बराबर कर लेते हैं अपनी टाइमलाइन पे, और स्टार्टिंग में हम आकर अपना यहाँ पर जो इसका पिवट पॉइंट है, आप देख सकते हैं बॉक्स, इसको हम सेंटराइज करेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको मैनुअल कर लें, या फिर इसको फिट टू कंपोजिशन एरिया या फिर फिल टू कंपोजिशन एरिया आप कर सकते हैं। तो मैं इसको फिल टू कंपोजिशन एरिया कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल एकदम से सेंटर में आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक लेयर को मैनुअली क्लिक करके ऊपर आपको एक कनेक्टिंग डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट के बराबर में, हम उस पर क्लिक करेंगे और हर एक लेयर को इंडिविजुअली हम नल लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लेयर हमारी सिलेक्ट है, और अब हम ऊपर जाते हैं, डिलीट बॉक्स के बराबर में कनेक्टिंग डॉट है, उस पर हम नल लेयर 1 कर देते हैं। तो सारे ऑप्शंस को हम ऐसे करेंगे, हर एक लेयर को हम सिलेक्ट करते जाएंगे और उस कनेक्टिंग डॉट को क्लिक करके और वहां पे हम नल लेयर सिलेक्ट कर देंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट करते हैं। अब ये सारी लेयर्स को कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर मैं नल लेयर के अंदर मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर अगर मैं मूव कर रहा हूँ, हर एक चीज बहुत अच्छे से मूव हो रही है। अगर रोटेशन दे रहा हूँ तो इस तरह से रोटेट भी हो रहा है, तो ये कमाल का लग रहा है। अब हम यहाँ पर अपनी नल लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर अलग से टेक्स्ट इफेक्ट लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1940, तो हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को भी हम बराबर कर लेंगे, और आप इसको टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको अलग तरीके से फॉन्ट भी दे सकते हैं, साइज कम ज्यादा कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको हम अपनी सारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बराबर कर लेंगे। बराबर कर लेने के बाद अब इस वाले फॉन्ट को उठाकर बिल्कुल मैं सेंटराइज करूंगा, जहां पे हमारे सारे बॉक्सेस बने हुए हैं अंडर द सर्कल। अब इन सारे बॉक्सेस के अंदर हम अलग अलग टेक्स्ट को लगाएंगे और हर एक टेक्स्ट के हम अलग अलग रेशो देंगे। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लिया है। डुप्लीकेट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं। तो एज यू कैन सी कि ये ट्राई तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये बहुत ही दूर से हो रहा है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट सेंटर नहीं है। टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद इसके अलाइनमेंट को हम सेंटर कर लेते हैं। तो अब ये अगर हम रोटेट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली रोटेट होगा। एज यू कैन सी कि अब अगर मैं इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो परफेक्ट तरीके से रोटेट हो रहा है। इसी की तरह अब आप इस लेयर को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, जूम इन कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से परफेक्टली वर्क हो। तो अब हम इसको एडिट करके अब हम यहाँ पे 90-50 कर देते हैं। इसी तरह से हर मर्तबा में 10 AS का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा और हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अब इस टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको हम एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर भी अगेन रोटेट पे क्लिक
करके इसको हम रोटेट करेंगे, लेकिन साथ ही इसका टाइम ड्यूरेशन भी चेंज करेंगे। अब 90-60 कर देंगे, यानी कि 10 साल और बढ़ा दिए। अब इसी तरह से दोबारा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको रोटेट कर लेते हैं। अब ये सारा सेम प्रोसीजर करते करते मैं सारे टाइम लाइन्स को यहाँ पे टाइम्स इंक्लूड कर देता हूँ। आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। आपने टाइम लाइन की जो टेक्स्ट है इस पे क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म से मूव करना है, रोटेशन से रोटेट करना है, और ये सारा मैं डन करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। अब हमारी यहाँ पे सारी टेक्स्ट की लेयर लग चुकी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले कनेक्ट करते हैं, हर एक टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके और इसको नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जल्दी से ये काम भी डन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नल लेयर पे आके दोबारा से यहाँ पर एक हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म देंगे, और चाहे तो हम यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ग्लो का इफेक्ट जो है वो सर्च कर लेता हूँ और एक नॉर्मल सा ग्लो ले आता हूँ और वो सारी लेयर्स पे अप्लाई कर देता हूँ व्हाइट ग्लो। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग्स के अनुसार आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस कितनी हो, गामा कैसा हो, इसकी स्प्रेड कितना हो, ब्लर कितना हो, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट कर लेंगे और फिर जिस भी लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इस तरह से 1 by 1 सारी लेयर्स के ऊपर पेस्ट इफेक्ट करते जाएंगे, तो सब लेयर पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आई नो कि काफी सारे लोग बोलेंगे कि आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते, आपने नल लेयर क्यों किया? देखिए, अगर मुझे बीच में किसी भी लेयर को अगर चेंज करना पड़ता है या फिर आगे मूव करना पड़ता है, तो मुझे ग्रुप के अंदर जाके उसको अनग्रुप करना पड़ता है या फिर एडिट ग्रुप के अंदर जाके वर्क करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। नल लेयर का बेनिफिट यही होता है कि बिना ग्रुप बनाए ही आप सारा काम कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं ये जो ग्लो का इफेक्ट है वो सारी लेयर्स पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो फिर आगे बात करते हैं। अभी अगर आप देखें तो मैंने सारी लेयर्स के ऊपर ग्लो लगा दिया है। अब हम नल को क्लिक करते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और एज यू कैन सी कि इसका साइज बड़ा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे लेके जाने के बाद इसको हम बिल्कुल हाइड कर देंगे और उसके बाद हम इसको की फ्रेम्स देंगे। जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद एक की फ्रेम दे देते हैं। की फ्रेम देने के बाद थोड़े से सेकंड्स आगे जाके, ऑलमोस्ट 3 सेकंड या कुछ ऐसे आगे जाके 1 सेकंड पे हमने इसको की फ्रेम दे दिया और इसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं। इनके 1 सेकंड पे ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और इसी की तरह थोड़ा सा इससे पहले हम पीछे जाएंगे और यहाँ पे 3 सेकंड पे हम आ जाते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके 1 सेकंड के सेंटर में जहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पर हम रोटेशन के ऊपर एक की फ्रेम दे देते हैं। और इसके बाद हम जब 3 सेकंड पे जाएंगे तो 3 सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 3 सेकंड पे आके हम थोड़ा सा इसको रोटेशन भी घुमा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 90-40 लिखा हुआ है। तो हमें जो भी अपना टेक्स्ट सेंटर में चाहिए था, हम उस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लाइक अगर आपको 90-40 था यहाँ पर, तो मैं 2060 या 2000 या 2010 व्हाटएवर मुझे जो भी लेना है, तो उसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। की फ्रेम लग चुका है। अब आप देखें कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अभी अच्छा नहीं लग रहा, आई नो दैट, ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है एनिमेशन। तो यहाँ पर हमारा ये स्टैटिक है, ऊपर तो आ रहा है लेकिन घूम नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रोटेशन का की फ्रेम है उसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। तो हम रोटेशन में जाते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके पहले तो हम इसको एक मर्तबा ग्राफ दे के देख लेते हैं, शायद हो सकता है उससे सेट हो जाए। अगर फिर भी ये सेट नहीं होता तो हम रोटेशन वाला जो की फ्रेम है उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। अब एक मर्तबा इसके अंदर ग्राफ दे दिया, अब प्ले करके चेक करते हैं, नहीं, अब भी ये अटक रहा है। तो इसके अंदर अटकना नहीं चाहिए। जूम इन करके देख लेते हैं, शायद कोई एक्स्ट्रा की फ्रेम लग गया हो। तो एक्स्ट्रा की फ्रेम भी इसके अंदर कोई नहीं है, तो ये अटकना नहीं चाहिए। चले, कोई इशू नहीं है। अगर ये अटक रहा है तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। अब इस की फ्रेम को हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और ये रोटेशन का की फ्रेम है, तो इसको पीछे लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ताकि ये जब बाहर निकले तो ऑलरेडी रोटेट होता वो। तो ये आप देख रहे हैं, अब ये बाहर निकल रहा है लेकिन साथ में रोटेट भी हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इट्स ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे इसका ग्लो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो हम इसका ग्लो जो है वो हटा सकते हैं और यहाँ पे हम ग्राफ्स को भी छेड़ेंगे। हम यहाँ पे ग्राफ जो नीचे वाला ग्राफ है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ऊपर वाले ग्राफ को हमने बड़ा किया ताकि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड तेज हो और लास्ट में जाते जाते उसकी स्पीड स्लो हो जाए। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्लो देखें तो ग्लो बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो वो अजीब सी एक फीलिंग दे रहा है। तो आई मस्ट हैव टू रिमूव द ग्लो। हम सारी लेयर्स के ऊपर जाएंगे और इफेक्ट्स के अंदर से ग्लो रिमूव कर देंगे। अब आई नो कि इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी जो कंपोजिशन है, जो हमारा इफेक्ट है, वो प्रीमियम लगना चाहिए। तो मैं जल्दी से हर एक लेयर से ये सारा ग्लो का इफेक्ट रिमूव करता हूँ और फिर मिलते हैं। तो अभी अगर आप देखते हैं तो हमारा ये इफेक्ट बहुत ही प्रीमियम लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में इमेज है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा करने के बाद इसको सेंटराइज कर देते हैं। 2010 के सामने जो है वो बच्चा और बच्ची दिखाने चाहिए। और यहाँ पे इसको की फ्रेम देने के बाद अब स्टार्टिंग में चल जाते हैं और इसको दोबारा से रीसाइज कर लेते हैं, यानी कि जो इसका ओरिजिनल साइज था फिट टू कॉम्पोजिशन वाला, वो हम इसको एडजस्ट कर देते हैं और इसको वहां पर भी एक हम की फ्रेम सेट कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हमारा टाइमलाइन डायलर वो घूमेगा सर्कल वाला, उसी के साथ साथ ये इमेज के अंदर भी जूम इन या जूम आउट होगा, तो ये काफी ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको क्लिक करके इसके अंदर एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब ग्राफ ऐड कर लेने के बाद इसको प्ले करते हैं, तो ये थोड़ा सा आउट हो रहा
है। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि हमने इसके साइज के ऊपर जो है वो कोई भी हमने की फ्रेम नहीं डाला, तो वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे तो हो गया लेकिन साइज पे नहीं हुआ। तो हम जाते हैं साइज पे एक की फ्रेम स्टार्ट में देते हैं और इसी के बाद जब हम लास्ट में पहुंचते हैं यहाँ पर जहाँ पे हमारा दूसरा की फ्रेम है, तो यहाँ पर अब इसका साइज हम बड़ा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन पे एक्चुअल पे वापसी आ जाएगा, क्योंकि हमने इस पे की फ्रेम नहीं ऐड किया था। अभी की फ्रेम ऐड हो गया। अब नाउ इसको दोबारा से ग्राफ ऐड कर देते हैं। ग्राफ ऐड करने के बाद अब इसको प्ले करते हैं। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे इफेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे एयर को रोकना है वहाँ पे हाईलाइटर लगा सकते हैं। आप इसके अंदर कुछ एरोज को ऐड कर सकते हैं, जिससे ये इफेक्ट और भी ज्यादा प्रीमियम लगेगा। लेकिन आई होप मैंने आपको नल लेयर के बारे में समझा दिया होगा, आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद थोड़े से सेकंड्स के बाद हम एक और की फ्रेम दे देते हैं, जिसके अंदर हम इस इफेक्ट को यहाँ पे रुका हुआ दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट में जाकर इस इफेक्ट को हम गायब कर देंगे, यानी कि ये हमारा जो सर्कल जो राउंड हमारा था टाइमलाइन का, ये डायलर वापसी नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पे हम रोटेशन को भी एक की फ्रेम दे देते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म को भी दे देते हैं। इसी के साथ लास्ट में जाकर हम अगेन से थोड़ी सी रोटेशन क्रिएट करेंगे और रोटेशन के साथ अब हम क्या करेंगे कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर एक्स और वाई की जो वैल्यू है उससे हम इसको नीचे कर देते हैं। तो अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्राफ भी ऐड कर देते हैं, रोटेशन पर भी और एक्स वाई के ऊपर भी, तो ये ग्राफ ऐड कर लेने के बाद ये काफी स्मूथ हो जाएगा। और इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं कि बाद में इसके इमेज के ऊपर भी हम एक एनिमेशन दे देंगे जूम आउट का, एग्जैक्टली उसी सेम जगह पे। अगर इसको हम प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये इफेक्ट बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर जब ये गायब हो रहा है तो गायब होने से पहले अगर इसके साथ हमारा बैकग्राउंड भी मूव करता है तो काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसके की फ्रेम के ऊपर हम आ जाते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी जो हमने दो की फ्रेम दिए थे, एक हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और एक हमने साइज के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक की फ्रेम स्टार्टिंग पे स्टैटिक दे देते हैं। और लास्ट में जाके इसका हम साइज दोबारा से नॉर्मल कर देंगे जैसे कि पहले था। साइज कम कर देते हैं। साइज कम करने के बाद इसके एक्स एंड वाई की वैल्यू पे जाएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, साइज को थोड़ा सा दोबारा बढ़ा देते हैं ताकि फिट टू स्क्रीन हो जाए। परफेक्ट। अब इसके बीच में हम ग्राफ ऐड कर लेते हैं। ग्राफ ऐड कर लेने के बाद अब हम दोनों जगह पे ग्राफ ऐड करेंगे। ओके, अब अगर हम प्ले करते हैं तो ये काफी ज्यादा स्मूथ और परफेक्ट एनिमेशन रेडी है। अगर आपको भी इस तरह के और एनिमेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें मोशन ग्राफिक्स, और नेक्स्ट टाइम हम मोशन ग्राफिक्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर दें, और उस कमेंट पे जितने ज्यादा लाइक्स और ज्यादा सब्सक्राइब्स होंगे उसी चीज को हम कंसीडर करेंगे।